हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री राधा जी ऑफिशियल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज की वीडियो में हम लोग यात्रा करेंगे वाराणसी की, जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। काशी को मंदिरों का शहर, दीपों का शहर, ज्ञान का शहर और भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बनारस में ही है, जिन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी महादेव जी के दर्शन करने बनारस आना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बनारस दर्शन और घूमने की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला आपको कहाँ पर लेना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बनारस के कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ के प्रसिद्ध घाट कौन कौन से हैं, बनारस के सभी घाटों के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि वाराणसी घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी धार्मिक और इन्फॉर्मेटिव। तो फिर चलिए जानते हैं कि भोलेनाथ जी की नगरी वाराणसी में आप कैसे पहुँचेंगे। वाराणसी पहुँचने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रेन का, जो कि सबसे सस्ता, सरल और आरामदायक तरीका है। दोस्तों, यदि आप ट्रेन के माध्यम से वाराणसी पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। पहला है वाराणसी जंक्शन, इसे वाराणसी कैंट भी कहते हैं, और यह वाराणसी का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। और यहाँ का दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन है। दोनों ही रेलवे स्टेशन काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप ई रिक्शा या ऑटो के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। बनारस पहुंचने का दूसरा तरीका है बस। आप बस के माध्यम से भी बनारस आ सकते हैं। आपको सभी प्रमुख शहरों से बनारस के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बनारस पहुंचने का तीसरा तरीका है बाय फ्लाइट। आप फ्लाइट के माध्यम से भी बनारस पहुंच सकते हैं। बनारस में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर आप टैक्सी या ऑटो से काशी विश्वनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चौथा तरीका है बनारस पहुंचने का प्राइवेट गाड़ी। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से बनारस पहुंच सकते हैं। बनारस में पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। दोस्तों, अब हम लोग अपना सफ़र पूरा करके बनारस पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें कहाँ रुकना चाहिए। सबसे पहले ऑटो या ई रिक्शा से आप आ जाइए गोदौलिया चौराहा। दोस्तों, यही गोदौलिया चौराहा है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से होटल, धर्मशाला सब पास में ही है। तो आप गोदौलिया चौराहा के आसपास एक अच्छा सा रूम ले लीजिए। यहाँ पर धर्मशाला आपको 500 से 800 तक मिल जाएगा और होटल्स के रेट 1000 से शुरू हो जाते हैं। आप अपने बजट के अनुसार होटल ले लीजिए। एक अच्छा सा रूम लेने के बाद आप आ जाइए दशाश्वमेध घाट की तरफ गंगा स्नान के लिए। गोदौलिया चौराहा से दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधे दशाश्वमेध घाट तक चला जाएगा। दशाश्वमेध घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद
हम चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। गेट नंबर 1 गंगा द्वार से, जो कि ललिता घाट से जाता है। गेट नंबर 2 विश्वनाथ गली से। गेट नंबर 3 और 4 गोदौलिया चौराहे के थोड़ा सा आगे बना हुआ है। गेट नंबर 4 के पास सुगम दर्शन काउंटर बना हुआ है। 250 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है शीघ्र दर्शन का। टोकन लेकर आप शीघ्र और सुगम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, पर्स, कैमरा, ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेकअप का सामान ले जाना मना है। मंदिर के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। मंदिर के बाहर आप जहां से फूल माला प्रसाद लेते हैं वहां पर अपना मोबाइल, सामान, जूते जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको उस दुकान से फूल प्रसाद लेना होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लाकर बना हुआ है। यहाँ पर भी आप अपना मोबाइल और सामान जमा कर सकते हैं। हम लोग भी यहीं पर अपना मोबाइल जमा करेंगे क्योंकि मंदिर का लाकर निःशुल्क और सेफ है। तो अब हम लोग गेट नंबर 1 गंगा द्वार से चलेंगे मंदिर में, जो कि ललिता घाट से जाता है। गेट नंबर 1 पर ही कॉरिडोर बना हुआ है। दोस्तों, ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, वर्तमान समय में इस कॉरिडोर का निर्माण 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराया गया है। कॉरिडोर की हर नक्काशी में इतिहास और श्रद्धा झलकती है। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर एरिया में दुर्लभ दर्शन केंद्र भी बने हुए हैं, जहां पर VR की सहायता से आप बाबा विश्वनाथ के 5 आरती को देख सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर सुबह 3-4 बजे खुल जाता है और रात को 10-11 बजे तक खुला रहता है। मंदिर का शिखर सोने से ढका हुआ है। दोस्तों, इस समय वर्तमान में जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया है। मंदिर के अंदर यहीं तक मोबाइल ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिया है। दोस्तों, बहुत ही इच्छा थी दर्शन करने की और आज महादेव जी ने बुला ही लिया। यहाँ का अनुभव हर शिव भक्त के लिए बेहद ही खास होता है। तो महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर के प्रवेश द्वार पर। काशी विश्वनाथ मंदिर से काल भैरव मंदिर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्वनाथ मंदिर से आप यहाँ तक गलियों से होते हुए भी पैदल आ सकते हैं। यदि आप ई-रिक्शा से आते हैं तो ई-रिक्शा वाला आपको यहाँ तक काल भैरव प्रवेश द्वार पर ले आएगा। ऐसी मान्यता है कि विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले काल भैरव की अनुमति लेनी चाहिए। भक्त पहले काल भैरव के दरबार में माथा टेकते हैं, फिर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ जी का दर्शन अधूरा माना जाता है। काल भैरव को काशी का कोतवाल और काशी का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही दिव्य दरबार है, आप जरूर आइएगा। तो काल भैरव बाबा के दर्शन हम लोगों ने कर लिया है और अब हम चल रहे हैं अन्नपूर्णा माता के मंदिर, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा माता के मंदिर। अन्नपूर्णा माता का मंदिर विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में है। अन्नपूर्णा मंदिर के सामने ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये विश्वनाथ मंदिर में जा रही है। दोस्तों, यह मंदिर माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी को समर्पित है। माँ अन्नपूर्णा को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने से कभी अन्न की कमी नहीं होती है। तो माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे अन्नपूर्णा भोजनालय में। अन्नपूर्णा भोजनालय अन्नपूर्णा मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन मिलता है। यहाँ पर भोजन निःशुल्क रहता है। आप यहाँ पर प्रसाद स्वरूप भोजन जरूर ग्रहण करें।
इसके बाद आप आ जाइए माँ विशालाक्षी के मंदिर। तो अब हम पहुंच चुके हैं विशालाक्षी माता के मंदिर। विशालाक्षी माता का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माँ विशालाक्षी के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए ललिता घाट पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं ललिता घाट पर पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में। यहाँ पर पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में हम दर्शन करेंगे। यह यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ पर दर्शन करने आप ज़रूर आइए। अब हम चलेंगे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने के लिए। तो अब शाम हो गई है और हम लोग पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। गंगा नदी के किनारे स्थित यह घाट बनारस का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध घाट है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। दशाश्वमेध घाट पर हर शाम को 7 बजे गंगा आरती होती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक माँ गंगा की इस दिव्य आरती में शामिल होते हैं। यहाँ पर गंगा आरती देखना आत्मिक अनुभव प्रदान करता है। आप यहाँ की इस गंगा आरती में ज़रूर शामिल होइए। गंगा आरती में शामिल होने के बाद आप घाटों पर घूम लीजिए। इसके बाद दशाश्वमेध घाट से गोदौलिया चौराहे तक कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से आप बनारसी साड़ी, बनारसी लहंगा की शॉपिंग भी कर सकते हैं। मार्केट घूमने के बाद आप भोजन करके अपने होटल में चले जाएं सोने के लिए। वाराणसी में आज हमारा दूसरा दिन है और हम लोग पहुंच चुके हैं 80 घाट पर। यहां से नाव लेकर हम सभी 84 घाटों के दर्शन करेंगे। दोस्तों, यदि आप बनारस की सुबह देखना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे 80 घाट पर पहुंच जाएं और यहां की सुबह की गंगा आरती देखने के साथ ही साथ यहां पर हर रोज़ सुबह बनारस में होने वाले योग, शास्त्रीय संगीत, भजन इत्यादि का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब वाराणसी के 80 घाट से नाव से हम जा रहे हैं सभी घाटों के दर्शन करने के लिए। शेयरिंग में बोट का चार्ज 100 रुपये पर पर्सन है। वाराणसी के सभी घाट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी घाटों के पैदल दर्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नाव से आप सभी घाटों के दर्शन बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। यहाँ की नाव यात्रा में आपको काशी की धार्मिकता, प्राचीनता, संस्कृति और जीवन शैली एक साथ देखने को मिल जाती है। अभी घाटों की श्रृंखला को देखते हुए हम देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ की शाम की गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। हम देख रहे हैं ललिता घाट, जहाँ से हम श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पर कॉरिडोर बना हुआ है। यहीं से गेट नंबर 1 है। अब हम देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध घाट है। मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान का आभूषण गिरा था। मणिकर्णिका घाट पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बनारस की खूबसूरती देखने के लिए एक बार 80 घाट से गंगा की लहरों पर नौका विहार जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बनारस के सभी घाटों के नाव से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गा कुंड पर। दुर्गा माता के मंदिर के पास बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। तो हम लोगों ने दुर्गा माता के दर्शन कर लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में। तुलसी मानस मंदिर भगवान राम को समर्पित है। आप यहाँ पर जरूर आएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग चलेंगे त्रिदेव मंदिर में। बहुत ही दिव्य मंदिर बना हुआ है। त्रिदेव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर में। यह बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है। मंदिर के बाहर ही लाकर बना हुआ है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल और सामान जमा करके दर्शन करने जा सकते हैं। तो संकट मोचन मंदिर में हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन कर लिया है और अब हम चलेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के विश्वनाथ मंदिर में, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं।
तो अब हम पहुंच चुके हैं बीएचयू के परिसर में स्थित काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में। तो अब हम विश्वनाथ जी के दिव्य दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे नमो घाट। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नमो घाट पर। नमो घाट वाराणसी का एक नया अत्याधुनिक घाट है। इसे मां गंगा के किनारे नया स्वरूप देकर विकसित किया गया है। नमो घाट की सबसे खास बात है यहाँ पर बनी 4 विशाल हाथों की मूर्तियाँ जो भारतीय नमस्ते मुद्रा में हैं। यह इस घाट की पहचान है। ये मूर्तियाँ अतिथियों के स्वागत और भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। ये जगह सेल्फी और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इस घाट का निर्माण आधुनिक तकनीक और भारतीय सांस्कृतिक भावना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दोस्तों, अगर आप वाराणसी आए हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो नमो घाट आपको मॉडर्न वाराणसी का रूप दिखाएगा। यहाँ पर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ एक शाम जरूर बिताएं। तो वाराणसी में आज हमारा तीसरा दिन है और अब हम लोग पहुँच चुके हैं सारनाथ में, जो कि वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सारनाथ में अब हम लोग धमेख स्तूप के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यह सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सारनाथ के म्यूजियम को देखने। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ भारत के महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक ऐतिहासिक स्तंभ है। दोस्तों, यदि आप बौद्ध धर्म, भारतीय इतिहास और प्राचीन कला में रुचि रखते हैं तो यह संग्रहालय आपके लिए एक अनमोल अनुभव देगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सारनाथ के थाई टेम्पल में। थाई टेम्पल प्रसिद्ध है बुद्ध की 80 फीट खड़ी प्रतिमा के लिए। यह 80 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा बुद्ध का विशाल स्वरूप, करुणा, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मूर्ति के चारों ओर मंदिर परिसर, सुंदर बाग, बगीचे और कमल के फूल लगे हुए हैं। यह बहुत ही प्यारा टेम्पल है। सारनाथ में बहुत सारे मंदिर हैं। आपको एक दिन का समय लग सकता है। आप वाराणसी आएँ तो सारनाथ जरूर आएँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्वरवेद महामंदिर धाम। यह 7 मंजिला भव्य मंदिर वाराणसी के उमराहा क्षेत्र में स्थित है। मंदिर की वास्तुकला और शांति बहुत ही अद्भुत है। यह स्वरवेद मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो यहाँ एक साथ लगभग 20,000 लोग आराम से ध्यान कर सकते हैं। स्वरवेद मंदिर में बस कुछ समय खुद के साथ बिताएं। यहाँ ध्यान करने का अनुभव बहुत ही खास और आध्यात्मिक होता है। तो बनारस के सभी प्रसिद्ध मंदिरों और घाटों के दर्शन करने के बाद अब हम बात करेंगे बनारस में खाने पीने की क्या व्यवस्था मिल जाती है। बनारस अपने खान पान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप यहाँ की लस्सी, बनारसी पान, जलेबी, कचौड़ी, काशी चाट भंडार की फेमस चाट, इन सभी का स्वाद जरूर ट्राई करें। साथ ही साथ छोटे बड़े रेस्टोरेंट और वीआईपी रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं खाने पीने के लिए। और आप अन्नपूर्णा भोजनालय में भी निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो बनारस में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो अब हम बात करेंगे कि बनारस आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। ऐसे तो पूरे साल लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, महाशिवरात्रि और सावन में तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहती है। बात करें संपूर्ण बजट की, कितना बजट आने वाला है इस यात्रा में, तो दोस्तों यदि आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 4,000 प्लस ट्रेन का टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से बनारस घूम लेंगे। अगर बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत ही वीआईपी 5 स्टार होटल भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है
तो मेरे वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। हर हर महादेव।